no हाँ हाँ हाँ, income अद्भुत tax अद्भुत, बहुत payable बढ़िया बहुत बढ़िया। up to income. मित्रों, अब जीवन में मुझे माँ बाप नहीं चाहिए, भाई बहन पति पत्नी हवा पानी खुराक कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने 24 पेज भर के बजट का विश्लेषण किया है। तो बस मैं अब इसमें घुस जाऊंगा, क्योंकि इस बार यूपीएससी में जो 100 सवाल आएंगे 100 के 100 केवल बजट से आने वाले हैं और कुछ नहीं पूछने वाले। और मैं पीएचडी करते करते इसमें मर जाऊं तो मेरी लाश भी इसी अखबार में लपेट के अपने घर पे भेजनी है, कसम है आपको। आप कहें क्या ही बेवकूफ़ी वाली बात है भाई, यही तो आपकी भी गलती है ना। ज़्यादातर लोग जो सरकारी नौकरी की परीक्षा नहीं पास कर पाते ऐसे डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कोई एजेंडा कोई क्लैरिटी नहीं कि किस टॉपिक को कितनी अहमियत देनी है, कितना पढ़ना है। अभी 2 दिन के लिए ये लोग बजट में घुस जाएंगे, फिर इनकी इच्छा हुई तो थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर थोड़ा पॉलिटी पढ़ेंगे। भाई ऐसे एग्जाम पास नहीं होती। तो बजट पढ़ने बैठे तब अपना मकसद नहीं भूलना है। मकसद क्या है, एग्जाम में ज़रूरी है हम उतना ही पढ़ेंगे और आज वही काम करेंगे। देखिए, सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए बजट के कुछ फैक्ट्स और कुछ कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। एम्फेसिस ऑन द वर्ड कुछ, मतलब सम, नॉट ऑल, कभी नहीं। और जब बजट पढ़ने बैठे तो हम कौन बनेगा करोड़पति की ट्रिविया जनरल नॉलेज नहीं करेंगे। हम लोग हाउसिंग सोसाइटी के अंकल्स को इंप्रेस करने के लिए इसे नहीं तैयार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंट किए? मोरारजी देसाई ने, प्रणब मुखर्जी ने, चिदम्बरम ने, कि निर्मला सीतारमन ने? या फिर कि इस बार जो मकान का भाड़ा है, रेंट, उस पर कितना टीडीएस कटेगा, सीनियर सिटीजन को टीडीएस में क्या राहत दी गई? भाई कौन पूछ रहा है? पुराने पेपर देख भी लो। ऐसी सब ट्रिविया और हाउसिंग सोसाइटी अंकल नॉलेज करने बैठे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं हो सकता है। यूपीएससी आपको परेशान करने के लिए ऐसा इस बार पूछे, लेकिन अब तक ऐसा इतिहास नहीं है। तो ये करने बैठे तो अपने बाकी सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी रह जाएगा। तो हम लोग कुछ चीजें तैयार करेंगे, सारी चीज तैयार नहीं करेंगे। मित्रों, अब सिर्फ हार्डकोर पढ़ाई करेंगे हम लोग। तो नोट पेन लेके बैठो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज जो आपको लिखनी पड़ेगी, चार्ट बनाना पड़ेगा। सोते सोते लेटे लेटे नहीं, टेबल कुर्सी पे ठीक से लैपटॉप मोबाइल रख के आप कागज पेन लेके इसको आगे पढ़ो, ताकि आज ही पढ़ा, अब सीधा एग्जाम के दिन देखना है। फिर देखिए, बजट के नाम पे आपने सरकारी डॉक्यूमेंट में, न्यूज़पेपर में ऐसे बहुत सारे ग्राफिक्स देखे होंगे। पढ़ने का, मेमोराइज करने का, रिवाइज करने का ये तरीका गलत है। गलत क्यों है? जैसे ये ग्राफिक्स आपने कई बार देखा होगा कि रुपया कहाँ से आएगा कहाँ से जाएगा। ये इनएफिशिएंट है ये ग्राफिक्स, क्योंकि जो यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन, लोक सेवा आयोग, ये सब आपको पूछते हैं तो वो क्लासिफिकेशन के हिसाब से इस चीज़ को पूछते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन कैसा होता है कि जो बजट है उसके 2 हिस्से होते हैं। रेवेन्यू पार्ट यानी राजस्व, और कैपिटल यानी पूंजीगत। रेवेन्यू में टैक्स की, सब्सिडी की, लोन के ब्याज की बातें होती हैं। और उस तरफ ये जो कैपिटल है, मतलब उसमें आप क्या देख रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, ये सब की बात होती है। अब इस 2 के और नीचे सब पार्ट्स होंगे कि रेवेन्यू के नीचे रेवेन्यू इनकम या रिसीट यानी आमदनी, और रेवेन्यू के एक्सपेंस यानी खर्चे। उसी तरह कैपिटल में इनकम और एक्सपेंस होंगे। अब देखो, रेवेन्यू सब टॉपिक एक्सपेंस, तो उसमें आता है राजस्व खर्च में एक चीज़ होती है सब्सिडी, कि जैसे गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है 5 किलो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, तो उसका करीब जो 2 लाख करोड़ का खर्चा हो जाए। किसानों को यूरिया आदि फर्टिलाइज़र खरीदने में सब्सिडी मिलती है, उसका 1 लाख करोड़ का खर्चा हो। गरीबों को, मध्यम वर्ग को एलपीजी सिलेंडर खरीदने पे सब्सिडी मिलती है, उसका करीब 12,000 करोड़ का खर्चा हो। तो ये कुल मिला के जो भी करीब 4 लाख करोड़ के आसपास सब्सिडी का बोझ रहता है। इकोनॉमी में सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है कि सब्सिडी का खर्चा लगभग 4 लाख करोड़ से ऊपर होता है। तो ये हम कहां पर रखेंगे? बजट, सब टॉपिक रेवेन्यू, सब टॉपिक एक्सपेंडिचर। अब इसके अलावा ये जो रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस है, इसमें और भी ऐसे मुख्य जानने लायक चीज क्या? सरकार ने खुद जो लोन लिए होंगे तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, प्रिंसिपल यानी मूलधन और इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो पुराने लोन पे जो ब्याज चुकाना होता है, करीब 12 लाख करोड़ रुपए तो सरकार को पुराने लोन के ब्याज में देने। तो ये क्या हुआ? खर्चा। कैसा खर्चा? रेवेन्यू वाला खर्चा। सब्सिडी मैंने आपको बताया करीब 4 लाख। फिर जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो गए और वो ओल्ड पेंशन में थे, तो सरकार ने उनको पेंशन खुद देना पड़ता है टैक्स पेयर के पैसों से, तो वो पेंशन में करीब 2 लाख करोड़ जाते हैं। और भी ऐसे अलग अलग खर्चे होते हैं, लेकिन ये 3 नोटेबल है। अब वीडियो पॉज करके ये सवाल सॉल्व करो। भाई अभी तो पढ़ाया ना कि जो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा खर्चा क्या है? 12 लाख करोड़ पुराने लोन का ब्याज चुकाना है। और ये ऐसा प्रश्न है, किसी भी साल पूछा जाए, इसका जवाब यूजुअली यही होना है, इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि वो सबसे बड़ा कंपोनेंट रहता है। देखिए, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी कुछ भी पढ़ने बैठे आप,
कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं तो पढ़े, निपटा दिए, डन एंड डस्टेड। वो बॉक्सर ऐसा मुक्का मारे कि नॉकआउट होना चाहिए वो फैक्ट। फिर अभी देखा, फिर कभी देख लूंगा, फिर रिवाइज कर लूंगा, ऐसे कभी तैयारी खत्म नहीं हो सकती। देखिए, मैंने आज तक अपने सगे भाई को, अपने बेस्ट फ्रेंड को, किसी रिश्तेदार को कभी ये सलाह नहीं दी कि तुम यूपीएससी, एसएससी, बैंक, जीपीएससी कोई भी परीक्षा दो। क्योंकि समझो दिल में आग लगी होनी चाहिए कि मुझे एग्जाम पास करना है, मुझे ये अधिकारी बनना है। वरना आप किसी घोड़े को ले जाओ नदी पे, उसको पानी पीने की इच्छा नहीं, तो जबरदस्ती ये मोटिवेशन का उसको अफीम पिला के कितने दिन चढ़ा सकते हैं। तो अगेन आई रिपीट, आपको असल में आग है तो ही पढ़ाई करो, वरना छोड़ो भाई, यूपीएससी में जवानी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी मैं इकोनॉमी देखता हूँ, मेरे दिमाग में कुछ फोल्डर रहते हैं। एक फोल्डर है जंक फोल्डर, कि टीडीएस ऑन रेंट, मोरारजी देसाई ने क्या सबसे ज़्यादा बजट डाले थे, ऐसा केबीसी नॉलेज में देखता नहीं, इसको एक तरफ रख दिया। फिर जो काम के फोल्डर होते हैं उसमें पिलर 1, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। तो इकोनॉमी के जो भी सवाल आए, खासकर आईएएस प्रीलिम में, उसमें ये मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, इसमें सिग्निफिकेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। बजट, टैक्सेशन, उसको मैं सेकंड फोल्डर में रखता हूँ, पिलर 2 में रखता हूँ। तो समझो ये सब्सिडी का कितना बोझ है, बाकी कौन से खर्चे हैं, तो जो जो काम की चीज़ें मैं उसको ध्यान पे रखूंगा, हमेशा याद रखूंगा। मैनेजमेंट में कुछ कंसेप्ट है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। तो इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी टॉपिक है तो उसके अंदर कौन कौन से पिलर्स या चैप्टर है, हर चीज़ के लिए एक जगह होनी चाहिए। जो बेकार चीज़ है उसकी भी एक जगह होनी चाहिए कि जंक फोल्डर में डालना है और उसे उसी स्थान पे रखना है। तभी टाइम पे अपना सिलेबस खत्म हो सकता है, सफलता मिले। अभी बजट के पार्ट्स में आपको बता रहा था, रेवेन्यू है, कैपिटल है, नीचे इनकम है, एक्सपेंस है, बराबर। अब ये जो बजट के पार्ट्स हैं, इसमें भी बहुत सारे और भी कंपोनेंट होते हैं, लेकिन हर एक कंपोनेंट इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है सरकारी परीक्षाओं के लिए। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मेरे हिसाब से है, इस तरफ मैं कहूँ टैक्सेशन, फिर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सब्सिडी वाला कंपोनेंट, और इंटरेस्ट हमने एक फैक्ट याद कर दिया, सबसे ज़्यादा वो खर्चा होता है। फिर हम कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में जाएं तो उसके अंदर डेफिसिट या डेट, वो एक बड़ी चीज़ रहती है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स कुछ हमें तैयार करनी होती है, और यूपीएससी मेंस इंटरव्यू के लिए कुछ चीज़ें पढ़नी होती है। तो ये जो वीडियो है उसको मैंने 2 पार्ट में बना रहा हूँ। आज का ये जो पहला पार्ट है उसमें हम लोग सिर्फ बात करेंगे टैक्स की। फिर दूसरा पार्ट जो कोशिश रहेगी कल सुबह तक मैं डालूं, उसमें सब्सिडी, डेफिसिट, स्कीम्स और इंटरव्यू, क्योंकि अभी यूपीएससी के इंटरव्यू भी चले तो उन कैंडिडेट्स को क्या याद रख के जाना है उतना हम देखेंगे। तो 2 पार्ट्स। अब टैक्स पे हम लोग जाते हैं। अगेन आई रिपीट, नोट पेन लेके बैठना। तो बजट सब टॉपिक रेवेन्यू, सब टॉपिक इनकम। अब ये जो बजट का रेवेन्यू पार्ट, उसमें इनकम, उसके नीचे टैक्स आएगा, तो वो तो आप समझते हैं। फिर आती है सरकार की नॉन टैक्स वाली रेवेन्यू रिसीट या इनकम। जैसे ओएनजीसी एक सरकारी कंपनी है तो वो मुनाफा करेगी और उसमें से सरकार जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है तो ओएनजीसी सरकार को डिविडेंड देगी, लाभांश देगी। तो ये सरकार को पैसा मिला, अपन टैक्स के अलावा वाली चीज़ का मिला, तो ये क्या नॉन टैक्स इनकम हुई। उसी तरह सरकार रेलवे की टिकट बेचती है, पोस्टल डिपार्टमेंट की टिकट बेचती है, सरकार की इंडिया ईयरबुक आदि किताबें बेचती है, तो उसमें से जो आमदनी हो वो सब क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। इसके अलावा और भी घटक हैं, और भी कंपोनेंट है, लेकिन जो नए विद्यार्थी, आई डोंट वांट टू ओवरवेलम यू कि आप पहले दिन भाई चक्कर आ रहे हैं, तो कम से कम इतना तो पहले दिमाग में उतारो। अब जो सबको रटना है, किसी भी एग्जाम के लिए रटना है, और रात को 2 बजे पूछे तो भी रटना है कि कौन से टैक्स में सबसे ज्यादा कमाई होगी। तो बजट 2025-26 का ये अनुमान है, सबसे ज्यादा कमाई होगी इनकम टैक्स, करीब 14 लाख करोड़। दूसरे नंबर पर जीएसटी जो अलग अलग चीज वस्तुओं पे लगता है, 11 लाख करोड़। तीसरे नंबर पर कंपनियों के प्रॉफिट पे लगता है कॉरपोरेशन टैक्स यानी निगम कर, उसमें करीब 10 लाख करोड़। चौथे नंबर पर पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं लगता है, उस पे लगता है यूनियन का एक्साइज और स्टेट गवर्नमेंट का वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। हालांकि अभी हम स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं करें, हम सिर्फ यूनियन की बात करें, तो यूनियन की एक्साइज ड्यूटी, वो उनको क्या चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा कमाई होगी। पांचवा आएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो लगता है कस्टम्स ड्यूटी यानी सीमा शुल्क। अब इसमें मैंने जो रेड कलर का जो इफेक्ट दिया है वो सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, परोक्ष कर। मतलब आप दुकानदार को देते हैं, दुकानदार सरकार में जमा करता है। और बाकी जो 2 हैं जिस पे कोई कलर मार्किंग नहीं, मतलब इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। मतलब जो कमा रहा है उसने खुद ही जाके सरकार को जमा करना है। तो डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जो ये जीएसटी है, आप पाएंगे बजट में उसकी कोई खास ज्यादा बात नहीं होती, क्योंकि जो जीएसटी ऐसा टैक्स है
कि उसकी एक संविधान में अलग काउंसिल बना दी, जीएसटी परिषद। वहाँ पर यूनियन के भी प्रतिनिधि होते हैं, स्टेट्स के भी प्रतिनिधि होते हैं, वो मिलके डिसीजन लेते हैं, उनकी मीटिंग अलग चलती है। जैसे याद करो कुछ दिन पहले वो मैंने पॉपकॉर्न पे 3 जात के जीएसटी का वीडियो बनाया था, तब तो बजट नहीं आया था, फिर भी जीएसटी चेंज कैसे हो गया? क्योंकि वो चीज़ अलग है भाई। तब पाएंगे यूनियन का बजट है, उसमें जीएसटी की बातें कम रहती है, सिवाय कि कुछ ऐसा हो कि देखो जीएसटी नहीं भरा तो जेल में फिट कर देंगे, उसका इतना सजा होगा। इस टाइप के ही अपडेट्स वो देते हैं। रेट्स में, स्लैब्स में क्या चेंज किए, वो सब बातें वहाँ पर बजट में नहीं हो पाती, अलग जीएसटी काउंसिल है। फिर ये आखिरी वाला देखो, कस्टम्स ड्यूटी, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगने वाला टैक्स। ये जो लेटेस्ट बजट आया उसमें कैसी बातें हैं कि कैंसर और ऐसी जानलेवा बीमारियों की जो दवाइयाँ हैं, उसके इंपोर्ट पे हम लोग कस्टम्स ड्यूटी लगाते थे, उसको कम कर देंगे, जीरो कर देंगे। बाहर से कच्चा माल, रॉ मटेरियल मंगाते थे, बाहर से मशीनरी या कैपिटल गुड्स मंगाते थे जिसकी मदद से भारत में हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करें। तो ऐसी चीज़ों पर हम लोग टैक्स कम लगाएंगे ताकि भारत के जो भी उद्योगपति हैं बाहर से ये चीज़ें लाएं और अच्छा काम कर सकें। नाउ बियॉन्ड दैट, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें अलग अलग चीज़ पर कस्टम ड्यूटी के क्या रेट लगते हैं, कितना कम ज़्यादा किया। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, IAS, CDS, CAPF, इंजीनियरिंग सर्विस, स्टाफ सिलेक्शन, बैंकिंग, स्टेट सर्विस, ज़्यादातर कस्टम ड्यूटी के एग्जैक्ट रेट क्या चल रहे हैं उस पर पूछने का कोई खास रिवाज नहीं है। अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो कुछ टूल किट चलाने वाले लेके आए, नहीं ये एग्जाम में देखो 100 में से एक प्रश्न पिछले 10 साल में आया था तो अभी झंडा लेके दफन हो जाना इसमें, दैट इज़ नॉट द राइट वे। तो कस्टम ड्यूटी पे हम लोग बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादातर परीक्षाओं में इसके बारे में एग्जैक्ट रेट पूछने का रिवाज नहीं है। मैंने आपको बताया कंपनियों के प्रॉफिट पे लगता है कॉरपोरेशन टैक्स यानी निगम कर। अभी पिछले साल जो बजट आया 2024 में, उसमें सरकार का अनुमान क्या था कि इस कॉरपोरेशन टैक्स में हमको 10.20 मतलब 10,20,000 करोड़ की कमाई होगी, एक्सपेक्टेशन। लेकिन अब उनको रियलिटी दिख रही है कि भाई 9,80,000 करोड़ की कमाई होगी। ऐसा क्यों? भाई स्वाभाविक, आप याद करो पिछले साल दिवाली के पहले वाले अखबारों में क्या आ रहा था कि कंपनियों की गाड़ियां नहीं बिक रही, ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आए होंगे। तो सर क्योंकि कंपनियों का प्रॉफिट कम हुआ होगा तो उन लोगों ने टैक्स भी कम भरा होगा। तो इस कारण से आप पाएंगे कि जो कॉर्पोरेशन टैक्स पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन के मुकाबले रियलिटी में कितना, करीब 40,000 करोड़ कम आया। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको कहते हैं रेवेन्यू शॉर्टफॉल। रेवेन्यू शॉर्टफॉल 2024 के बजट का कुछ डेटा है, कुछ जगह हमें उम्मीद से कम पैसा आया, लेकिन ओवरऑल सब हम कंबाइन करें, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम, एक्साइज, जीएसटी, तो कुछ जगह कम आया, कुछ जगह उम्मीद से ज़्यादा आया, तो ओवरऑल हम नेट पॉजिटिव में सरकार रही। अब इसमें ये सारे नंबर याद नहीं रखने, लेकिन ये कंसेप्ट हमको याद रखना है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल क्या होता है, थियरी का कंसेप्ट है। बजट के अंदर टैक्स मैंने 4-5 आपको बड़े बताए, इसके अलावा और भी बहुत सारे टैक्स हैं कि जैसे कंपनियों के प्रॉफिट पे लगता है कॉर्पोरेशन टैक्स, कोई कंपनी कहे मेरा जीरो प्रॉफिट है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, फिर कंपनी अपनी एसेट बेचे, कैपिटल गेन्स टैक्स, स्टार्टअप कंपनियों पे लगता है एंजल टैक्स, उसको डिलीट कर दिया, नेटफ्लिक्स पे लगता है इक्विलाइजेशन ले या गूगल टैक्स, उसको हटा दिया, आम आदमी पे लगता है इनकम टैक्स, वो तो चालू है, कैपिटल गेन्स टैक्स, आप शेयर बेचो उसमें प्रॉफिट हुआ, कैपिटल गेन्स टैक्स वो भी चालू है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स खत्म हुआ, शेयर बाजार में आप कुछ खरीदते बेचते हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस, लेकिन ट्रांजैक्शन पे लगे फिर भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ऐसा कमोडिटी मार्केट में कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह वगैरह। अब ये मैं पूरी थियरी आपको पढ़ाने बैठा 2 घंटा इसी में चला जाएगा, लेकिन आप जानते हैं अभी अनअकैडमी का 7 दिन का फ्री अनलॉक पीरियड चल रहा है, तो नीचे लिंक से आप अनलॉक कर लेना और मेरा जो पेड कोर्स है उसमें आप ये पूरा देख लेना, आराम से देख भी सकते हैं, उसके हैंडआउट भी डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ देखिए। आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ऑफर एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे तो मेरी प्रोफाइल पे तो आपको बहुत सारे कोर्स देखेंगे, तो कौन सा में तुमने बजट की सब बात की है, तो जाओ आप बैचेस नहीं कोर्सेज टैब में जाना, लेटेस्ट में। अब लेटेस्ट में नया तो 13 फरवरी से शुरू होगा, तो पुराना अभी देखो, PCB 12 रफ्तार, इसे आप खोलते हैं। अब जो भी बजट वगैरह के हैंडआउट भी इधर ही डाले होंगे थियरी के, तो अपडेट्स बटन पे क्लिक करना, राइट हैंड साइड बार से सब माल मिलेगा, और जो लेक्चर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये रिकॉर्डेड पुराने लेक्चर होंगे, डेटा अलग होगा, अपन थियरी तो सेम ही है। तो इधर आप थोड़ा और सी ऑल जाएँ, जो ये बजट टैक्सेशन के लेक्चर्स 1, 2, 3, 4, 5 जीएसटी बराबर, फाइनेंस कमीशन, टैक्स अवॉइडेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिजिकल एफिशिएंसी, नॉन प्लान बजट, जेंडर बजट, और उसके फिर ये अलग अलग मॉक टेस्ट, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इतना क्यों पढ़ाते हो, क्यों इतना लंबा है, तो कल के वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। और भाई IAS की परीक्षा है, उसमें समझो इट रिक्वायर्स एफर्ट, इतना 4-5 चीज़ रट के जाए तो भाई तो पूरी दुनिया में सब लोग ही पास हो जाते हैं, तो जगह कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, कुछ बार वो गहराई से चीज़ें पूछते हैं, यू हैव टू प्रिपेयर। कल भी मैंने वीडियो बनाया था, कुछ लोग कंप्लेन आए भाई एक्टिवेट नहीं हो रहा है,
2-3 कारण मैं आपको बताऊं। एक सिम कार्ड से एक बार एक्टिवेट होता है, मतलब पिछले साल होली में भी ऑफर आया था, तब आपने किया था, तो उसी सिम कार्ड से अब नहीं चलेगा। दूसरा, मेरे कुछ हैंडआउट है, उसमें देखिए ये तो इधर इतना है, पर एकदम एचडी ग्राफिक्स वाले हैंडआउट होते हैं, पीडीएफ फाइल होती है, तो वो फाइल खुद में ही 30-40 एमबी की होगी, तो आपका इंटरनेट धीमा है तो वो खुलेगा नहीं। आपका मोबाइल बहुत पुराना है तो शायद वो इतना हैवी पीडीएफ हैंडल भी नहीं कर पाए। तो उस सिचुएशन में परेशान नहीं होना है, आप जाओ साइबर काफ़े में, दोस्त के अच्छे मोबाइल में, दोस्त के लैपटॉप में, उधर डाउनलोड करो आप। फिर भी तकलीफ है तो help@unacademy.com या support@unacademy.com कुछ ईमेल आईडी होगा, नीचे मैंने डाला है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करें। अब आते हैं मेन चीज़ पे, इनकम टैक्स। उसके कुछ टर्म्स डेवलपमेंट समझते हैं। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. मान लीजिए मेरी सालाना आमदनी 12,75,000 हो, 12.75 लाख रुपीस, तो उसको मैं कहूँगा ग्रॉस इनकम। इस पूरी ग्रॉस इनकम पे मुझे इनकम टैक्स नहीं भरना है, क्योंकि सरकार ने ये बोला कि तुम एक सैलरीड इंडिविजुअल हो, तनख्वाह आपको मिलती है, तो इसमें से 75,000 तो तुम ऐसे ही माइनस कर दो। तो वो माइनस करेंगे, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद कितना बचेगा? 12 लाख अपनी बचेगी टैक्सेबल इनकम। तो मैं इसमें से एक बंडल हटा देता हूँ। तो बस अब मुझे इतने पर ही इनकम टैक्स भरना है। अब इस पे कितना इनकम टैक्स भरना है? तो मुझे 4-5 बाल्टियाँ रखनी होगी, हर एक बाल्टी पे मैं स्टिकर चिपका दूंगा, 0%, 5%, 10%, 15%। इसके आगे और भी बाल्टियाँ हैं, लेकिन मुझे अभी जटिल नहीं करना, आपको कंफ्यूज नहीं करना, तो बस 4 पे ध्यान दो। तो मेरे पास मान लीजिए ये 12 लाख रुपए हैं, 3 बंडल हैं, और मैंने आपको बताया कि हर एक बाल्टी में 4-4 लाख रखने हैं। तो पहली बाल्टी में रखा एक बंडल, दूसरे में दूसरा बंडल, और तीसरे में तीसरा बंडल। तो 4 + 4 + 4 हो गया 12। अब समझो पहली बाल्टी पे कितना जीरो टैक्स है, दूसरी बाल्टी में 4 लाख रखे हैं, उसमें कितना 5% के हिसाब से कितना चढ़ेगा? 20,000 टैक्स चढ़ेगा। तीसरी जो बाल्टी है उसमें भी 4 लाख है, उसमें 10% के हिसाब से 4 लाख का 10% कितना होगा? 40,000। समझो 1 लाख का 10% है 1,000, तो 4 लाख का 10% कितना है? 40,000। चौथी बाल्टी में तो हम रख ही नहीं पाए, उतना माल ही नहीं था अपने पास। तो अब मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी, कितना इनकम टैक्स भरना है? 0 + 20 + 40 तो कितना होगा? 60,000। तो मुझे 60,000 रुपीज़ भरने हैं इनकम टैक्स में। अब आप क्या यार, अभी तो न्यूज़पेपर और सब जगह बोल रहे हैं कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, तुम बोल रहे हो 60,000 है, ये कैसे? देखिए ये बात सही है, 60,000 टैक्स है, लेकिन सरकार ने ये बोला कि तुमको उतनी ही टैक्स रिबेट मिल जाएगी या कैशबैक मिल जाएगा। तो बस अब प्लस माइनस कैंसल, कि मुझे 12 लाख भरने में से 60,000 का टैक्स भरना था, सरकार ने बोला सामने हम तुमको 60,000 माफ़ करते हैं, तो प्लस माइनस जवाब आया 0। तो मेरी नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी? 0। तो 12 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं है। इन रियलिटी 12.75, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो अपनी पूरी कमाई थी उसके अंदर से 75 तो पहले ही माइनस कर देने थे ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन था। तो जनता को मौज हो गई। अब आप कहेंगे तो हाँ इस हिसाब से तो सबको रिबेट मिलेगा, तो कोई किसी को इनकम टैक्स भरना ही नहीं। रॉन्ग। समझो 12 लाख तक इनकम है तो रिबेट मिलेगा, किसी की इनकम इससे ज़्यादा हो 16 लाख, तो फिर उसको टैक्स भरने पड़ेंगे स्लैब के हिसाब से। तो उस केस में करीब 1,20,000 रुपये का उसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अब कुल मिलाकर ये जो स्लैब्स बने हैं ये इस तरह से हैं। मैं इधर टाइमर चलाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको देखो, हाथ से खुद से लिखो तो और आपको याद रखने में सुविधा होगी। बराबर, तो ये लेटेस्ट बजट के स्लैब हैं, इसको याद रखना है। रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछे, याद रखना है। तो इसका मतलब पिछले साल कुछ स्लैब अलग थे। पिछले साल के क्या स्लैब थे वो ऐसे हैं, ऊपर रखा है। ऑफकोर्स इसको भी याद रखना चाहिए, पर बहुत याद नहीं रहता है तो लोड भी नहीं लेना चाहिए। मैं फिर भी मन में 5 गिनता हूँ, आप देख लो पॉज करके। अब आप समझो, मैंने अभी बताया आपको कि 16 लाख की जिसकी कमाई है उसको तो 1,20,000 इनकम टैक्स भरना है। लेकिन पहले के ज़माने के जो स्लैब थे 2024 वाले देखो, उसमें स्लैब थोड़े अलग थे, तो वो भाई को ज़्यादा भरना पड़ता था। तो बिफोर ही हैड टू पे 1,70,000 रुपीज़ एज इनकम टैक्स, प्रेजेंटली ही विल हैव टू पे 1,20,000 एज इनकम टैक्स। तो उसकी भी तो मौज हो गई, उसको टैक्स तो भरना है, उसको रिबेट नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको भी फिर भी थोड़ी तो मौज हो गई क्योंकि स्लैब बदल गया। तो सबको मौज करा दिया इस तरह से। वीडियो पॉज करके आप इसे देख सकते हैं, समझ आए तो भी ठीक है, ये वाला टेबल नहीं समझ आए तो भी लोड नहीं लेना, ये इतना काम का नहीं।
मैं कहूँ कि इनकम टैक्स पेयर के रूप में अपनी मौज हो गई, ये सारा अपना सब टैक्स बच गया इसमें, तो मेरा बेनिफिट है। तो अगर मेरा बेनिफिट है तो सरकार का लॉस है, काल्पनिक लॉस है, जो पहले आता था अब नहीं आएगा पैसा। इसे इकोनॉमिक्स में कहा जाता है टैक्स एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू फॉरगॉन। मतलब सरकार ने जो आपका माफ कर दिया, एक प्रकार से पहले लेते थे अब माफ कर दिया, तो सरकार का जो काल्पनिक नुकसान हुआ है उसे कहते हैं रेवेन्यू फॉरगॉन या परित्यक्त राजस्व। Revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. हालांकि परित्यक्त राजस्व इतना भी हिंदी तैयार करने की जरूरत नहीं। देखिए मेंस के अंदर बहुत थियरी इतनी भी घुस के वो नहीं पूछते, ये सब प्रीलिम्स के कंसेप्ट ज्यादा है। अब आप कहेंगे कि तो भाई सरकार का नुकसान है तो सरकार क्यों नुकसान करे, दिल्ली चुनाव आ रहे हैं इसलिए मिडिल क्लास को बेनिफिट कर रहे हैं। नहीं, कारण उससे बड़ा है, व्यापक है, समझिए। इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि टैक्स मल्टीप्लायर इज अ नेगेटिव मल्टीप्लायर। वो ऐसी बात कि सरकार कोई भी टैक्स ज़्यादा बढ़ाए, इनकम टैक्स बढ़ाए, जीएसटी बढ़ाए, तो उस हिसाब से फिर आपको कि नहीं भाई अभी बजट मैनेज नहीं हो रहा है घर का, मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदेंगे, नया लैपटॉप पीसी नहीं खरीदेंगे, लेकिन आप खरीदेंगे नहीं, कंपनी वाला ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा, आउटपुट कम हो जाएगा, तो टैक्स रेट जैसे जैसे बढ़ते हैं अपना इकोनॉमिक आउटपुट यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, वो गिर जाता है। तो क्या इन्वर्स रिलेशन है, और एक तरफा मतलब टैक्स बढ़ाते हैं तो इस तरफ ये नीचे गिर जाता है। सो रिमेंबर दिस फॉर एमसीक्यू, टैक्स मल्टीप्लायर इज अ नेगेटिव मल्टीप्लायर। अब सरकार देख रही है कि एक तो ये डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के चलते अपना एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, लोकल मार्केट के अंदर भी सरकार देखती है कि महंगाई बढ़ रही है, लोग शॉपिंग कम कर रहे हैं, आरबीआई लोन के ब्याज दर सस्ते नहीं कर रहा क्योंकि उसको महंगाई से लड़ना है तो रेपो रेट हाई रखना पड़ता है। पिछले 10 सालों में कंपनियों का मुनाफा 4 गुना हो गया, लेकिन वो भी अपने मजदूरों को मुश्किल से 1-2% ही उन्होंने तो सैलरी बढ़ाया है। तो ये सब स्थिति में अगर आपको कंजम्पशन इंप्रूव करना है तो टैक्स कम करना पड़ेगा, तो इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। एक और भी इसका लॉजिक आप दे सकते हैं, इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट है लाफेयर कर्व। वो ऐसा बोलता है कि मान लो इनकम टैक्स का रेट 0% था, 5% था, 20 था, ऐसा सरकार बढ़ाएगी तो एक हद तक सरकार की कमाई बढ़ेगी, लेकिन फिर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आप देखो इस तरफ ग्राफ अब नीचे गिर रहा है। मान लो इनकम टैक्स होता 100%, जितना कमाते हो सारा सरकार टैक्स में ले लेगी तो कोई काम ही नहीं करेगा। मान लो इनकम टैक्स होता 90%, कि आप 100 रुपये कमा रहे उसमें से 90 सरकार ले लेगी, तो फिर सब लोग कि अब हम भी कोहली की तरह लंदन ही चले जाते हैं, इधर भारत में रहना नहीं। तो इस कारण से भी सरकार कोशिश क्या करती है कि थोड़ा डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स को कम रखा जाए। तो देयर आर टू जस्टिफिकेशन फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक है कि टैक्स मल्टीप्लायर इज नेगेटिव मल्टीप्लायर, और दूसरा क्या है लाफेयर कर्व। इंटरव्यू में कुछ पूछे, मेंस में आपको कुछ लिखना हो तो चीज़ें याद रखनी है, और प्रीलिम्स के लिए भी एमसीक्यू में ये चीज़ तो याद रखनी है। स्लैब से ऐसे भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख लेना। आगे अब ये जो मैंने अभी आपको सिखाया है इसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स सब टॉपिक एनटीआर, न्यू टैक्स रिजिम। तो आप कहें तो फिर तो कुछ ओल्ड भी होगा। हाँ, ओल्ड टैक्स रिजिम वो अलग स्लैब है, जैसे 5, 20, 30%। उसमें ऐसा है कि आप LIC, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आदि में 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करो उतना और आपको डिडक्शन मिले। लेकिन अभी मैं उसमें ज़्यादा पंचायत करने बैठूंगा नहीं, क्योंकि आप पाएंगे ये जो लेटेस्ट बजट आया 2025 का, उसमें भी उन्होंने ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई ज़्यादा पंचायत की नहीं है। 5, 20, 30 है, वही है। तो सरकार धीरे धीरे ये जो ओल्ड टैक्स रिजिम है OTR उसको खत्म करना चाहती है, फेज आउट करना चाहती है। वो चाहती है कि सभी करदाता ये जो न्यू टैक्स रिजिम जो अभी मैंने आपको सिखाया 5, 10, 15, 20, 25, 30 वाला उसमें रहे। हालांकि ऑफकोर्स आप यूपीएससी और उसमें IAS की तैयारी करें तो आपको और भी जानकारी होनी चाहिए। अपन वो मैं पंचायत करने बैठा ये 2 घंटा चलेगा, अब वो 7 डे अनलॉक है उसमें मेरा पेड मेले लेक्चर देख लेना, खेल खत्म। अब आगे बढ़ते हैं सेस और सरचार्ज। मान लीजिए ये बहन 12 लाख रुपए कमाती है, तो उस केस में उसे तो कोई टैक्स भरना नहीं है क्योंकि रिबेट मिल जाएगा। पर बाजू में जो भाई है, मान लो कि वो 5-5.5 करोड़ कमाता है, मतलब बहुत बंडल है उसके पास, तो उस केस में उसे तो टैक्स भरना है क्योंकि उसको रिबेट नहीं मिलेगा। तो 5-6 करोड़ आप कमाते हैं तो उसमें 2 करोड़ तो आपके इनकम टैक्स, उसके ऊपर सेस और सरचार्ज में चले जाते हैं। तो अब सवाल होता है कि ये सेस और सरचार्ज चीज़ क्या है। ये अमीरों पे लगता है, ज़्यादा नोट वालों पे लगता है कि 50 लाख से 1 करोड़ तक की आपकी टैक्सेबल इनकम है तो इनकम टैक्स तो भरना ही है, उसके ऊपर 10% सरचार्ज एक्स्ट्रा भरना है। उसी तरह 15, 25 वगैरह होते हैं। इसकी मैं अब कैलकुलेशन थोड़ी आपको क्लैरिटी के लिए समझाऊं। मान लीजिए किसी अमीर आदमी को 50,000 का इनकम टैक्स भरना है,
आपको इससे ज़्यादा ही भरना पड़ेगा, 5 करोड़ है तो 2 करोड़ टैक्स में जाएगा, पर मान लो 50,000 ही है ताकि आपको गिनती में आसानी रहे। तो मैंने आपको अभी बताया कि उस पर 10% सरचार्ज लगेगा। तो 10,000 का 10% होता है 1,000, तो 50,000 का 10% क्या होगा? 5,000। तो 5,000 एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा उसको। अब क्या ऐसा अलग क्यों कर दिया? सीधा ही मांग लेते 55,000 चाहिए। सीधा 55,000 मांगेंगे तो तकलीफ ये होगी कि टैक्स का सारा पैसा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। संचित निधि, एकीकृत निधि, कुछ हिंदी है उसका। अब ये जो पैसा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, तो अपने संविधान में ऐसा लिखा है कि हर 5 साल पे एक फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग बनाना पड़ेगा। 15 फाइनेंस कमीशन था, बॉस थे उनके एनके सिंह, आईएएस अधिकारी। तो उन्होंने रेकमेंड किया कि सरकार जो भी इनकम टैक्स में कमाती है उसका 41% मोदी जी ने नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स को देना होगा। चाहे वो यूपी में बीजेपी सरकार है, वेस्ट बंगाल में तृणमूल सरकार है, पंजाब में आम आदमी, देना पड़ेगा सबको। तो अब समझो सरकार कोशिश क्या करेगी, केंद्र में जो बैठी है, ये राज्यों को इतना क्यों देना है, अपने पास रखते हैं ना तो अपनी नाम की कुछ योजना चला सके। तो ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए? तो फिर इनकम टैक्स के बाहर कुछ नए नए निकालने चाहिए। इसलिए वो कहेंगे, वो ऐसी बात है, अमेजॉन प्राइम पे सब वेब सीरीज फ्री होना चाहिए। मतलब मान लो अमेजॉन प्राइम का 1,000 है तो उस पर सब वेब सीरीज फिल्में फ्री होना चाहिए। अभी उसको और कमाना है, अलग से कमाना है, वो क्या करता है आप जानते हैं कि रेंट पे लो ये मूवी, इसका एक्स्ट्रा है। तो दे आर डूइंग लाइक दैट। अब ये जो सरचार्ज में पैसा गया 5,000, वो फाइनेंस कमीशन के दायरे से बाहर हो जाता है। तो फिर केंद्र सरकार ने वो राज्यों को देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जरूरत नहीं होती। फिर एक और तीसरी चीज वो लेके आते हैं, सेस। तो ये जो अमीर लोग हैं उनको इनकम टैक्स भरना है, उस पर सरचार्ज भरना है, सरचार्ज के ऊपर भरना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। और वो ऐसा है कि ये दोनों रकम के ऊपर भरना है। तो 50,000 के ऊपर भी 4% यानी 2,000 सेस चढ़ेगा, और ये 5,000 सरचार्ज था उसके ऊपर भी 4% यानी 200 रुपये सेस चढ़ेगा। तो कुल मिला के 2,200 रुपये वो चढ़ेगा। ये जो सेस का पैसा है यूजुअली उस पब्लिक अकाउंट में डाला जाता है, और उसमें भी यही चीज़ है कि फाइनेंस कमीशन के दायरे से बाहर होता है तो राज्यों को उसमें से हिस्सा नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर ये मालदार पार्टी को कितना भरना पड़ेगा? 50,000 इनकम टैक्स है, 5,000 सरचार्ज है, 2,200 सेस है, तो कितना 57,200 भरना पड़ेगा। अब ये तो इनकम टैक्स का मैंने उदाहरण दिया। कस्टम्स ड्यूटी जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है, उस पे तो आपका दिमाग चक्रम हो जाए, इतने सरचार्ज और सेस लगते हैं। सोशल वेलफेयर सरचार्ज, हेल्थ सेस, तीसरा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। नए बजट में राहत की बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला देखो ये इतना सब खिचड़ा हमने कर दिया है, तो हम ये रायता अब समेटते हैं और अब से कस्टम ड्यूटी पे एक से ज़्यादा सेस या सरचार्ज नहीं लगाएंगे। हालांकि क्लैरिटी से कौन कौन से हटा दिए वगैरह डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कस्टम ड्यूटी का बहुत डिटेल में वो पूछते नहीं। पर अब से इतने सारे नहीं लगेंगे, मतलब मिक्स एंड मैच करेंगे कि ये 5 चीज़ों पर एक चीज़ लगानी है, ये 5 चीज़ों पर सिर्फ ये एक चीज़ लगानी है, 3-3 चीज़ें हर एक इंपोर्टेड चीज़ पे हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर भी आप समझो कि जनता का, करदाता का फायदा हो गया, यानी कि सरकार का काल्पनिक नुकसान हो गया। उसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू फॉरगॉन। और क्यों किया होगा? ताकि इकोनॉमी को मदद मिले। आगे बढ़ते हैं, टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या है? ये कल मैं दूरदर्शन गुजराती यानी डीडी गिरनार चैनल पर बजट चर्चा के लिए गया पैनलिस्ट के रूप में। तो स्वाभाविक है वो लोग मुझे पेमेंट देंगे। मान लो 1,000 रुपये वो पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन मुझे शैतानी विचार आ जाए कि ये 1,000 रुपये पे मुझे इनकम टैक्स नहीं भरना है, मैं इसको छिपाऊंगा, मैं इनकम टैक्स विभाग को बताऊंगा ही नहीं कि इन लोगों ने मुझे पैसा दिया। मैं सिर्फ ये कहूँ मैं तो अन अकेडमी में काम करता हूँ, मुझे कोई और पैसा नहीं दे रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर सरकार का लॉस है। तो सरकार क्या लेके आई है सिस्टम? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि जो भी पेमेंट कर रहा है इधर, तो डीडी गिरनार चैनल वो मेरे पेमेंट 1,000 रुपये में से 10% काटेंगे, यानी 100 रुपये काट के वो इनकम टैक्स विभाग में जमा कर देंगे, और मेरे से पान कार्ड नंबर का नंबर ले लेंगे और कहें ये मृणाल पटेल के नाम का पान कार्ड के ऊपर हमने इतना टीडीएस जमा किया। तो 1,000 में से मेरे 100 तो सरकार में चले गए और बाकी 900 रुपये मेरे पास आएंगे। अब मैं फंस गया कि मेरे 100 रुपये निकालने हैं मुझे, तो मुझे भी अपना ITR फॉर्म भरना पड़ेगा, और मैं सब फिर भी नहीं गया तो किसी दिन रेड हो सकती है मुझ पर। तो टीडीएस का ऑब्जेक्टिव क्या है? कर चोरी को पकड़ना, उसको कम करना। तो समझो वो अलग टैक्स नहीं है, वो तो इनकम टैक्स के साथ एडजस्ट होगा। समझाता हूं, मैंने बताया 12 लाख रुपए तक तो इनकम टैक्स नहीं है, जीरो। तो मान लो अगर मैं सिर्फ 12 लाख रुपए कमाता साल का,
और फिर भी इन लोगों ने मेरा 100 रुपये काट दिया, तो वो इनकम टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा। कैसे कि उन्होंने मतलब इनकम टैक्स विभाग ने 100 रुपये मुझे रिफंड में देने होंगे, क्योंकि मुझे तो भरने नहीं थे, फिर भी इन्होंने कट किए, तो आई विल गेट रिफंड। और ये भी पूरा साल वो लॉक करके रखेंगे, फिर देंगे तो उसके ऊपर ब्याज भी देंगे, क्योंकि मेरा काल्पनिक नुकसान हुआ था। तो दैट इज कॉल्ड टैक्स रिफंड। ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। मान लीजिए 16 लाख मेरी इनकम है, तो मैंने आपको बताया कि उस पर 1,20,000 तो मुझे इनकम टैक्स भरना है। तो इस केस में क्या होगा, जो 100 रुपये इनकम टैक्स विभाग के पास पहले से मेरे नाम का पड़ा है, मेरे आधार पान कार्ड के साथ जुड़ा हुआ पड़ा है, तो वो एडजस्ट कर लेंगे कि भाई ठीक है, तुम्हें 1,20,000 इनकम टैक्स भरना है, लेकिन 100 रुपये हमारे पास पहले से हैं, तो इतना माइनस करके बाकी जो भी रकम है, जो भी होगा 1,19,900 या कुछ वटेवर, वो मुझे पे करना होगा। तो TDS अलग टैक्स नहीं है, वो इनकम टैक्स के साथ एडजस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अनंत अंबानी अपनी शादी में ये रिहाना को नाच गान के लिए बुलाए, तो अनंत अंबानी बायर है, हु इज बाइंग द सर्विसेज ऑफ दिस केटरिंग वाला, परफॉर्मेंस, डीजे बाबू वगैरह। अब इस केस में रिहाना भारत में टैक्स भरे बिना चली जाए तो कैसे रोकेंगे? तो उस पर भी TDS कटेगा। तो शादी ब्याह में 50 लाख से ज़्यादा का पेमेंट जा रहा है, तो जो शादी कराने वाले हैं उन लोगों ने वो केटरिंग डीजे वाले का TDS काट के सरकार में जमा करना पड़े, ऐसा कुछ साल पहले सरकार ने नियम बनाए थे। बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, उस पर बैंक आपको ब्याज देता है, तो उसमें भी बैंकर एक प्रकार से आपका TDS कट करके सरकार में जमा करे, ताकि उधर भी आपको हिसाब देना पड़े। हालांकि यहाँ पर 10% नहीं होता, यहाँ पर थोड़ा कम रखते हैं। कुछ लोग को ये सब दिमाग में उतरता नहीं, तो मैं उनको ये सलाह देता हूँ, भाई आप ऐसा सोचो कि आप डिपॉजिटर हो तो यू आर अ सेलर, जो अपनी डिपॉजिट सेल किया, और बैंकर बायर है जिसने आपका डिपॉजिट खरीदा, इसलिए वो पैसा रिटर्न करेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के ऊपर वो आपको TDS कट करेगा। जस्ट लाइक यहाँ पर देखो, रेहाना सेलर है, अनंत अंबानी बायर है, या मेरे केस में मैंने आपको बताया कि पैनलिस्ट के रूप में आई एम अ सेलर, कि मैं अपनी ये सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, और DD गिरनार चैनल वो बायर है, वो मेरी सर्विसेज बाय कर रहा है, इसलिए उन्होंने TDS कट किया। नहीं समझा, इसलिए तो मैं बोला भाई नोट पेन लेके बैठो। अब ये जो 2025 का बजट है, इसमें सरकार ने कोशिश की कि करदाता को बहुत ज़्यादा लाभ मिले, तो इनकम टैक्स में 12 लाख का वो सब फायदा किया, कस्टम ड्यूटी में 3 जात के सेस सरचार्ज करते थे, उसको रैशनलाइज किया। उसी तरह ये जो TDS TCS वगैरह की, मान लो हम किराए के मकान में रहते हैं, तो उस पर रेंट चढ़ता है, तो जब रेंट पे किया जाता है तो उस पर TDS लगता होगा। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों पे कुछ ना कुछ रैशनलाइजेशन छूटछाट दी गई है। TDS के अलावा एक और चीज़ होती है TCS। TCS बहुत मुझे अब काम का नहीं लगता, वो ऐसा है बहुत महंगी, आप 2-5 करोड़ की गाड़ी खरीदो तो उस पर अलग से भी TDS जैसा एक और चीज़ लगता था TCS। बेसिक सिद्धांत समझ लिया, ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्लैक मनी को, कर चोरी को रोकना है। अब ये TDS के कौन से रेट चेंज किए, मकान के किराए पे TDS पहले कितना लगता था, अब क्या माफिया, उसका सीलिंग स्लैब क्या चेंज किया, ऐसा सब दिमाग हम खर्च नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप इसके PYQ देखो, UPSC की कोई भी एग्जाम, सिर्फ IAS नहीं, CDS APF कुछ भी, TDS के रेट वगैरह की पंचायत में वो उतरते नहीं, तो हम भी दिमाग खर्च नहीं करेंगे। हो सकता है मुझे और आपको परेशान करने के लिए UPSC ऐसा पूछे, तो पूछने दो भाई, वो स्किप करो, बाकी टॉपिक तैयार करो, वरना हिस्ट्री ज्योग्राफी रह जाएगा आपका। ये जो सारी बातें, टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन डबल्ड फ्रॉम 50,000 तो 1 लाख, एनुअल लिमिट, ये TDS का बेसिक समझा, ये सब पंचायत में मत जाओ, आगे बढ़ते। तो यहाँ पर भी समझो TDS में कुछ छूट दी, तो आप ऐसा विजुलाइज करो कि 1,000 रुपये में मेरे पहले 900 आते थे, 100 कट हो जाते थे, 1 साल बाद रिफंड आता था, उसकी जगह अब मुझे वो सारी रकम मिलती होगी, या उसमें थोड़ा कम ही TDS कटता होगा। तो अगेन सेम थिंग, मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, मैं शॉपिंग करूँ, GDP बढ़े, ये सरकार की सोच रही होगी। देखिए, टैक्सेशन के नाम पे और भी इसमें कंसेप्ट आते हैं, टैक्स इलास्टिसिटी क्या, टैक्स बायंसी क्या, ब्लैक मनी क्या, फाइनेंस कमीशन क्या, बहुत कुछ है। लेकिन वो सब पेड लेक्चर्स अगले 7 दिनों के लिए आप फ्री में देख सकते हैं, सारा ऑफर मैंने आपको बताया, तो उसका फ़ायदा उठा के वो सब देख लेना। यहाँ पर मैं आपको कुछ नए अपडेट्स, या जो एकदम नए विद्यार्थी हैं जिनको इकोनॉमी से बिल्कुल नफरत है, तो उनको रुचि उत्पन्न हो, तो फॉर दैट पर्पज़ आई हैव मेड द वीडियो। इसके अलावा मान लीजिए किसी ने TDS कट किया था, सामने वाले ने उसका सब डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया, या कुछ आपको बाद में वॉलेंटरी डिस्क्लोजर की मुझसे गलती हुई थी, मैं अब ये पैसा जमा कर रहा हूँ, ये सब में पहले आपको जेल में फिट कर देते थे, अब बोला डिक्रिमिनलाइज करेंगे, मतलब आप पेनल्टी भर दो, आप इतना डिफरेंस भर दो, खेल खत्म। लेकिन ये सब ऐसा जो ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस किया गया, करदाता को मदद की गई, इसका भी MCQ पोटेंशियल कम है, तो ये सब में हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। ऐसी और भी योजनाएं होती जैसे विवाद से विश्वास में ये हुआ वगैरह वगैरह। दूसरा कारण कि जैसे इंडियन पिनल कोड था IPC, भारतीय
क्या दंड संहिता, उसको बदल के सरकार नया कानून लाई, भारतीय न्याय संहिता BNS। उसी तरह इनकम टैक्स का जो पुराना कानून है जो 60s के ज़माने में बनाया था, उसको बदल के सरकार सोच रही है एक नया कानून लाते हैं, डायरेक्ट टैक्स कोड। तो कुछ दिनों में उसका बिल यानी कि विधेयक आएगा, उस पर चर्चा होगी, वो पास होगा। तो इस कारण से वापस इसमें और नई नई डेवलपमेंट आएगी। तो अभी बॉल बाय बॉल कमेंट्री में हम लोग नहीं जा रहे, फाइनल कुछ जानने लायक होगा तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो डायरेक्ट टैक्स में जानने लायक चीज़ें हमने देखी। और ये तुमने क्या एक इनकम टैक्स का ही बात किया, क्योंकि बाकी सारे जो टैक्स है जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह में सरकार ने इस बजट में खास जानने लायक बातें की नहीं। आगे बढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब ऐसा कि आपने बिस्किट खरीदा तो प्राइस प्लस GST आप वो दुकानदार को देते हैं और वो दुकानदार GST सरकार में जमा करता है, तो ये हुआ परोक्ष कर। अगेन नोट पेन लेके बैठना, इसमें भी फैक्ट्स कुछ मेमोराइज करने हैं। देखिए सब चीज़ों पे GST नहीं लगता। 5 पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जिस पे GST नहीं लगता, याद रखनी है लिस्ट। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो प्लेन में बरते हैं, पेट्रोल और डीजल, ये जो 5 चीज़ें हैं इस पे GST अभी नहीं लगता। अभी केंद्र सरकार इस पे अपनी एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क लगाती है, और जब ये बेचा जाता है तो राज्य सरकार अपना वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है। इसी तारीख को भविष्य में हो सकता है 2030 में ये 2 टैक्स भी खत्म करके GST लगे, लेकिन वो GST काउंसिल तय करे तब, अभी तो भाई नहीं लगता है। उसी प्रकार बिजली जो बेची जाती है उस पर राज्य सरकार का एक अलग टैक्स लगता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। दारू जो बेचा जाता है उस पर राज्य सरकार का लीकर का एक्साइज वैट लगता है। तो वो स्पेशल केसेस हैं, वहां पर भी GST के दायरे से वो चीजें बाहर हैं। अब तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दारू और बिजली, इनको एक तरफ रखो तो बाकी जितनी चीज है, ये पेप्सी कोला है, कंप्यूटर, मोबाइल, गाड़ी, बिस्किट, सब चीज पे GST लगता है। पॉपकॉर्न पे तो 3 जात के GST लगते थे, कुछ दिन पहले हमने देखा। तो एक लिस्ट याद रखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द यूनियन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है कस्टम्स ड्यूटी यानी सीमा शुल्क, बॉर्डर क्रॉस करके जो आया। 5 हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट, पेट्रोल डीजल वगैरह मैंने आपको बताया, उस पर लगता है एक्साइज ड्यूटी। यूनियन की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट का वैट अलग लगता है। अब मुकेश अंबानी कहीं से, मान लो दुबई से वो क्रूड ऑयल मंगाए और जामनगर की अपनी रिलायंस रिफाइनरी में उसको रिफाइन करे, पेट्रोल डीजल बनाए और फिर वो यूरोप में एक्सपोर्ट कर दे। तो सरकार ने पाया कि बीच में रशिया यूक्रेन क्राइसिस वगैरह के चलते पेट्रोल डीजल के भाव हर जगह बढ़ रहे थे, तो भारत का बहुत सारा पेट्रोल डीजल ये लोग तो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो सरकार ने उनको रोकने के लिए, कम करने के लिए, ताकि भारत के मार्केट में शॉर्टेज नहीं हो जाए पेट्रोल डीजल की, तो एक और एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जो असल में एक्साइज ड्यूटी था, उसको बोला गया विंडफॉल टैक्स। हालांकि विंडफॉल टैक्स अब सरकार ने बंद कर दिया कि बाकी चीज़ नॉर्मल हो गई, तो उसमें भी हम अभी बहुत नहीं जा रहे। गुड्स एंड सर्विसेज बाकी है, मैंने आपको बताया GST। तंबाकू उत्पाद है जो टोबैको प्रोडक्ट, गुटखा वगैरह, तो उस पर GST तो लगता है, यस। उसके अलावा एक और टैक्स लगता है जिसका नाम है NCCD, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी। मतलब वो पैसा टैक्स में ले रहे हैं और आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वो अलग से यूज करेंगे। तो दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब उसमें कस्टम ड्यूटी मैंने आपको बताया कि जैसे रॉ मटेरियल है, कैपिटल गुड्स है, मशीनरी वगैरह पे सरकार ने आयात में कम किया, कैंसर की दवाइयों पे कम किया। तो ये सब चलते रहता है, इसमें हम बहुत चर्चा में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि परीक्षाओं में इसके रेट पूछने का रिवाज कम है। मित्रों वैसे ये TDS और कस्टम ड्यूटी के रेट अपने लिए काम के नहीं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस में, फॉर एग्जाम्पल कोई विद्यार्थी ने BCom या CA किया है और अभी उसका UPSC इंटरव्यू है, तो फिर शायद उससे उम्मीद रखी जाए कि तुमको थोड़ा पता होना चाहिए। डोंट वरी, सीधा आप जाओ, सरकारी वेबसाइट है indiabudget.gov.in, उसमें आप नीचे जाओ, फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच, ये आप खोलिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे ये पेज 50 के आसपास सब मिल जाएगा कि TDS के अंदर क्या चेंजेस किए हैं, या फिर कि कस्टम ड्यूटी में कौन सा कम ज़्यादा किया, वो सब उधर माल आपको मिल जाता है, जैसे कस्टम ड्यूटी में क्या कम ज़्यादा किया है। बट अदर देन दैट नॉट रियली इंपॉर्टेंट फॉर अदर कैंडिडेट्स। GST की थोड़ी क्लैरिटी मैं आपको दूं। मान लीजिए हरियाणा में एक गाड़ी बनी 10 लाख में और वो केरला में किसी ने खरीदा, तो गाड़ियों पे लगता है 28% GST। अब क्योंकि ये एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो इस पे लगता है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, आधा केंद्र सरकार अपने पास रखेगी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी 28 का आधा कितना, 14, और बाकी जो 14 है वो राज्य को जाएगा। प्रश्न, कौन से राज्य को जाएगा? हरियाणा जहां BJP की सरकार है, या केरला जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है? क्या BJP की सरकार को नहीं भाई, GST ऐसा है कि जो कस्टमर जिस राज्य में बैठा है, वहां कांग्रेस, आम आदमी, तृणमूल, कोई सरकार है, कस्टमर का डेस्टिनेशन क्या है उसको जाएगा। तो यहां पर किस स्टेट को मिलेगा? भाई केरला में बेचा जा रहा है ना, केरला का कस्टमर है, तो केरला स्टेट गवर्नमेंट को
स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का हिस्सा जाएगा। अब ये जीएसटी सिस्टम से पहले एक्साइज वैट वगैरह टैक्स थे, उनको हटा के ये लाया गया। तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा, क्योंकि केंद्र और राज्य के अलग अलग टैक्स को हटाकर मिलाकर इसको बनाना था। तो नंबर याद रखना है, 101वां संवैधानिक संशोधन 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, साल भी याद रखना है कब, 2016 में पास हुआ, लेकिन इसको एक साल बाद 2017 में इंप्लीमेंट किया गया। 2016 में बड़ी घटना क्या हुई थी, नवंबर में नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, और उसके बाद 2017 में ये जीएसटी आया। सो दीज आर सम लैंडमार्क इवेंट्स। देखिए इकोनॉमी में सारे साल और सारी घटना भी याद नहीं रखनी, लेकिन कुछ लैंडमार्क इवेंट्स आपको पता होनी चाहिए, खासकर जब मेंस इंटरव्यू या निबंध में आप लंबी कहानी आगे पीछे की लेते हैं। और ये नंबर तो प्रीलिम के लिए भी याद रखना है, 101st अमेंडमेंट, उसके बाद कौन कौन से और अमेंडमेंट आए वो भी रटने हैं, पर वो पॉलिटी का मुद्दा है तो पॉलिटी सब्जेक्ट में करो। अब 2025 का जो बजट आया तो उन्होंने बोला है कि 11 लाख करोड़ की कुछ कमाई होगी जीएसटी में, पर वो किसकी बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार का, मतलब गाड़ी में 28% था तो केंद्र का 14 हुआ ना, तो वो अपनी ही बात करेंगे। तो ये सभी चीज़ों पर जो सीजीएसटी लगेगा करीब 10 लाख करोड़ की हमको आमदनी की अपेक्षा है। एसजीएसटी तो अलग है, वो स्टेट के राज्य सरकार के बजट में आएगा। मैंने आपको बताया पहले स्टेट्स का अपना अलग वैट सिस्टम था, जिसको हटाया सिर्फ 5 हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट पे अब है। तो क्योंकि ये ब्रेड बिस्किट गाड़ी सब पे भी ये लोग वैट लगाते थे, उसको बंद किया, उसकी जगह जीएसटी लाया। तो राज्य सरकार क्या बोलती है, हमारा काल्पनिक नुकसान है, जीएसटी में हमको कम कमाई होती। तो केंद्र ने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम आपको कुछ मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन देंगे, और कॉम्पेंसेशन केंद्र अपने पॉकेट से नहीं दे रहा है, टैक्स पेयर पे चढ़ाता है। तो जब भी आप ये गाड़ी खरीदते हैं, गुटखा खरीदते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक खरीदते हैं, उस पर जीएसटी लगता है, यस, उसके ऊपर एक जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस यानी मुआवजे का जो उपकर अधिभार कुछ लगता है, तो उसमें करीब 1.67 लाख करोड़ रुपीस की भी केंद्र को कमाई होगी। हालांकि ये केंद्र की खुद की कमाई नहीं रहेगी, क्योंकि बाद में केंद्र ने कॉम्पेंसेशन का पैसा स्टेट्स को देना होगा। आगे मित्रों, जीएसटी खुद में ही 2-2.5 घंटे का विषय है, वो पूरा पेड लेक्चर आप देख लो, अगले 7 दिनों के लिए सब फ्री है। लेकिन 3 तारीख को ये अनलॉक ऑफर खत्म हो जाएगा, तो समझो 3 तारीख तक में रजिस्टर कर लेना, उसके बाद 7 दिन तक आप सब देख सकते हैं। तो जीएसटी का सब उधर से पढ़ लेना, इधर में पंचायत उसकी करने बैठा है और 5 घंटे चलेगा। तो कुल मिलाकर हमने बजट का रेवेन्यू पार्ट, सब टॉपिक रेवेन्यू इनकम या रिसीट सरकार की, सब टॉपिक टैक्स की मैंने आपको मेन बातें की। इसके अलावा आगे पीछे और भी है, वो मेरे पेड लेक्चर सब फ्री अनलॉक हो गया सब, तो उसमें देख लेना। अब इसका जो मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा इस यूट्यूब वीडियो का, जिसमें मैं बात करूंगा सब्सिडी, डेफिसिट, स्कीम्स, और अभी यूपीएससी इंटरव्यू चल रहे हैं तो उनको क्या ओपिनियन या जवाब तैयार करके जाना है। फॉर एग्जाम्पल बिहार को इस बार अलग से मेंशन करके बहुत पैसा दिया, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई या क्या उसका आप उसको किस प्रकार से उसके इंटरव्यू के जवाब हैंडल करेंगे वगैरह वगैरह, दैट विल सी पन इन द नेक्स्ट एपिसोड। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कुछ भी मिस नहीं हो जाए। और टैक्स के नाम पे इससे भी और एडवांस चीज़ें तो हमको करनी है, डेटा भी करना है आईएएस प्रीलिम्स और मेंस के लिए। उसके लिए हर साल जो मेरी फ्री सीरीज आती है, तो विन 25 सीरीज आएगी। अभी वो गुरुवार को तो लेक्चर है, वहाँ तो हम आरबीआई और मनी बैंकिंग फाइनेंस से शुरू करेंगे। फिर ये सेकंड पिलर मतलब बढ़ते बढ़ते आगे आएगा, पूरा टाइम टेबल इधर है, उस हिसाब से देखना। टाइम टेबल और सब लिंक्स आपको इधर मिल जाएगी, muna.org/win25। Unacademy. Let's crack it.